हाँ, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वितान पुस्तक है कक्षा 12वीं की, ये पूरक पाठ्य पुस्तक है। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हम सभी को पता है कि इसमें 3 पाठ है और तीनों पाठ जो है हमारे पाठ्यक्रम में है, ठीक है? 3 पाठ है इसके पाठ्यक्रम में, देखते हैं हम लोग कौन-कौन से पाठ है हमारे और उन्हीं 3 पाठ पर हम लोग चर्चा करेंगे, हैं? पहला है सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पाँव, ठीक है? ये 3 हमारे पाठ्यक्रम में है और ये हमारे जो बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है ना? इस बार जो पाठ्यक्रम बना है मध्य प्रदेश बोर्ड का, उसमें से इसको हटाया गया है। तो हमें 3 पाठ पढ़ने हैं और इन्हीं के मैंने अभी तक 2-2 अंक के प्रश्न जो हैं, वो आपको बता चुका हूँ। हम सभी जानते हैं कि ये पुस्तक जो है 7 अंक की है और इसमें 1-1 अंक के 5 प्रश्न आते हैं। और 2 अंक का 1 प्रश्न आता है, ठीक है? तो ये अथवा में आता है ये प्रश्न अथवा में आता है। तो और 3 पाठ है, तो तीनों में से ही 2 अंक के 2 प्रश्न आएँगे जिनमें से कोई सा एक करना है, तो इनमें से कोई सा भी पाठ आ सकता है और बाकी 1-1 नंबर के 5 प्रश्न बनेंगे, तो इन तीनों पार्ट में से बनेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कौन से प्रश्नों पर करेंगे आज हम लोग? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे यहाँ है ना बहुविकल्प में पूछते हैं, जोड़ियों में पूछते हैं, सत्य-असत्य में पूछते हैं, एक-एक शब्दों में पूछते हैं, उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हम लोग अपने पाठ्यक्रम की ओर और इसके जो आज पहला पाठ है सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया पाठ है ये। आज हम लोग इसको चर्चा में लेंगे और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करेंगे और केवल 25 प्रश्न मैंने इसमें से निकाले हैं। मैंने आपसे हर बार की तरह फिर बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने कोई सा भी प्रश्न ऐसा नहीं दिया इसमें जो कि अनर्गल हो, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हो या मतलब है ना? केवल हम वही प्रश्न तैयार करेंगे जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है ना? ताकि हम लोगों को अनर्गल ना पढ़ना पड़े। तो चलते हम लोग बिना समय गँवाए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। तो ये है हमारा पार्ट 1 है सिल्वर वेडिंग और सिल्वर वेडिंग जो है कहानी है ना? कौन-सी विधा है, कहानी आप ध्यान से समझेंगे। कभी पूछे आपसे कि सिल्वर वेडिंग जो विधा है, ये कौन-सी विधा है? तो आप ध्यान रखेंगे कहानी विधा है और मनोहर श्याम जोशी इसके लेखक है। क्योंकि कई बार हम जानते हैं जोड़ी में प्रश्न आ जाता है एक तरफ सिल्वर वेडिंग लिखा हो, एक तरफ मनोहर श्याम जोशी, तो हमें जोड़ी बनानी पड़ती है। तो हम लोगों को कहीं से कहीं तक कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है। तो सिल्वर वेडिंग पार्ट है, ये मनोहर श्याम जोशी ने लिखा कहानी है और ये मनोहर श्याम जोशी कहाँ के रहने वाले थे? कुमाऊँ के रहने वाले थे। कहाँ के? कुमाऊँ के। ठीक है? अब प्रश्न नंबर 1 है, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? है ना? यशोधर बाबू जो है अपने बच्चों और पत्नी से क्या चाहते थे? तो हर एक व्यक्ति अपने बच्चों और पत्नी से क्या चाहता है? सम्मान चाहता है, तो वो भी अपने बच्चों और पत्नी से सम्मान चाहते थे, ठीक है? प्रश्न नंबर दूसरा है, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक, तो मनोहर श्याम जोशी अभी अपन ने चर्चा की थी यहाँ पर, ये यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी है, तो ये लेखक भी अपने को याद करना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक जो कौन है? कहानी के कथानायक कौन है? तो यशोधर बाबू, ठीक है? यशोधर बाबू इसके कथानायक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, यशोधर बाबू का एक और नाम क्या है? तो उनका एक और नाम है वाई डी पंत, मतलब वाई से यशो, डी से धर और पंत। यशोधर बाबू का नाम है वाई डी पंत, है ना? वाई डी, है ना? पंत, ठीक है? इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे, है ना? तो अपना आदर्श किसे मानते थे? किशन दा को, ठीक है? और किशन दा का ही एक और नाम था कृष्णानंद पांडे, अभी आगे आएगा ये, ठीक है? अब आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 पर चलेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है? प्रश्न नंबर 6 है, लेकिन इसके बीच में आपको थोड़ा-सा बोल देना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं, तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको विषय से संबंधित नई-नई वीडियो मिलती रहेगी और अपने और मित्रों तक भी जानकारी को पहुँचाएँगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि हम लोग केवल वही उसी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा या वार्षिक परीक्षा, है ना? या फिर जो भी परीक्षाएँ होती हमारी 12वीं की, वो उसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? अनर्गल कोई सा भी प्रश्न हम लोग नहीं है यहाँ पर, मैंने आपको नहीं दिया एक भी। तो प्रश्न नंबर 6 है, यशोधर बाबू के विवाह की कौन-सी वर्षगांठ मनाई गई?
तो यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? 25वीं, है ना? जिसे सिल्वर वेडिंग नाम ही इसी से पड़ा है ना? सिल्वर वेडिंग पड़ा है ना, ये देखो यहाँ सिल्वर वेडिंग लिखा है। तो सिल्वर वेडिंग मतलब 25वीं वर्षगांठ जो मनाई गई है उसको सिल्वर वेडिंग कहा गया है। यशोधर बाबू दफ्तर में किस पद पर थे? तो यशोधर बाबू जो है वो दफ्तर में किस पद पर थे? तो सेक्शन ऑफिसर के पद पर थे, है ना? किस पद पर थे? सेक्शन ऑफिसर के पद पर थे, है ना? और 25वीं वर्षगांठ मनाई। इसके बाद यशोधर बाबू, प्रश्न नंबर 7वां है, दफ्तर में किस पद पर थे? है ना? कौन सा पद था उनके पास दफ्तर में, वो किस पद पर काम करते थे? तो सेक्शन ऑफिसर थे, ठीक है? वो सेक्शन ऑफिसर के पद पर काम करते थे, ठीक है? प्रश्न नंबर 8वां है, यशोधर बाबू अपने बटुए में कितने रुपये हमेशा रखते थे? यशोधर बाबू अपने बटुए में कितने रुपये हमेशा रखते थे? तो अपने बटुए में 100 से 150 रुपए हमेशा रखते थे। कितने रुपए रखते थे उनके बटुए में? 100 से 150 रुपए, ठीक है? इसके बाद कहानी आगे बढ़ी और आगे के प्रश्न हमने तैयार किए हैं। प्रश्न नंबर 9 है, दफ्तर के कर्मचारियों को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए, यानी जो 25वीं वर्षगांठ है उसके लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए? जब दफ्तर के कर्मचारियों ने उन पर दबाव बनाया कि हमें पार्टी चाहिए या कुछ मतलब नाश्ते के लिए पैसे चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले 10 रुपए दिए, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा जोड़ दिया जो कर्मचारी थे उनके कार्यालय के, ऑफिस के, दफ्तर के, तो उन्होंने फिर कुल मिला के 30 रुपए उन्हें दिए। तो कुल 30 रुपए उन्हें दिए। पहले 10 रुपए दिए, उसके बाद फिर 30 रुपए दिए। मतलब कुल मिलाकर के 30 रुपए दिए, है ना? इसके बाद है प्रश्न नंबर 10वां है, यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो कुमाऊं के रहने वाले थे, है ना? कहाँ के? कुमाऊं। और मैं आपको बता दूं कि जो मनोहर श्याम जोशी है, इनका जन्म भी कुमाऊं हुआ। तो आप अच्छे से याद कर ले, कभी पूछे कि मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ हुआ, तो कुमाऊं में हुआ, ठीक है? और कब हुआ उसके लिए आगे हम प्रश्न में तैयारी करेंगे, लेकिन है ना, अभी हम लोग ये देखेंगे कि यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? कुमाऊं के रहने वाले थे। इसके बाद आगे देखते हैं कि यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली? उनका जो बड़ा लड़का था उसको कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली? तो उसे 1500 रुपए। और वो नौकरी कहाँ करता था, ये भी प्रश्न आ जाए, तो एक विज्ञापन संस्था में नौकरी करता था वो, ठीक है? एक प्रश्न और यहाँ तैयार हो सकता है हमारा, वो कहाँ नौकरी करता था? विज्ञापन संस्था में। और कितने रुपए मिलते थे? 1500 रुपए मासिक मिलते थे। कितने रुपए? 1500 रुपए जो उसको मासिक मिलते थे, ठीक है ना? मासिक, है ना? आगे देखते हैं, यशोधर बाबू जो है, यशोधर बाबू जुड़े हुए थे। तो यशोधर बाबू किससे जुड़े हुए थे? पुरानी परंपराओं से। जो उनके जो पुरानी परंपरा रहती है, जो पुराने लोग हैं वो आज भी अपनी परंपराएं नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह यशोधर बाबू भी पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए थे। प्रश्न नंबर 13 है, यशोधर बाबू के कितने बच्चे थे? यदि कुल पूछे तो 4 बच्चे थे, और यदि बेटे पूछे तो 3 बेटे और 1 बेटी थी, ठीक है? ध्यान रखेंगे। तो उनका 3 बेटे थे और 1 बेटी थी, है ना? और उनका लड़का था, सबसे बड़ा लड़का, उसका नाम था भूषण, ठीक है? अभी ये भी आएगा आगे, उनका बड़ा लड़का था उसका नाम भूषण था। ये भी अभी आएगा इसका प्रश्न भी, लेकिन 3 बेटे और 1 बेटी थी उनका। प्रश्न नंबर 13वें में, प्रश्न नंबर 14, सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? जब उनको, उनका जो बड़ा लड़का है भूषण, उसने उनकी सिल्वर वेडिंग मनाई, है ना, 25वीं वर्षगांठ या एनिवर्सरी मनाई, तो उसमें उसने, भूषण ने उनको एक ऊनी गाउन दिया पहनने के लिए, और ये कहा कि पापा आप जब भी दूध लेने जाएं तो ये पहन के जाएं, आप जो और कपड़े पहन के जाते हैं वो अच्छे नहीं लगते। तो उन्हें बात बुरी तरह से चुभ गई। उनको ऐसा लगा कि ये नहीं बोल सकता था कल से दूध मैं ले आऊंगा। मतलब खुद ये मेरा बालक जो है ये अभी जवान है, युवा है, और ये काम नहीं करता और मुझे काम की कह रहा है, तो कह रहा है कि आप गाउन पहन के दूध लाए। तो गाउन पहनते समय उनको दूध लाने वाली बात चुभी। प्रश्न नंबर 15 है, किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? तो किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ। क्या कहते थे? भाऊ। किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ, ठीक है? इसके बाद 16वां, सिल्वर वेडिंग कहानी की विषय वस्तु किस पर आधारित है? तो सिल्वर वेडिंग है, उसकी कहानी की विषय वस्तु किस पर आधारित है?
तो सिल्वर वेडिंग कहानी की विषय वस्तु समाज में बदलते सांस्कृतिक मूल्यों पर। किस पर आधारित आधारित है सिल्वर वेडिंग कहानी की विषय वस्तु? समाज में बदलते सांस्कृतिक मूल्यों पर। ठीक है, अगला। लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा? जो लेखक है मनोज श्याम जोशी, उन्होंने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा? मानस पुत्र। कौन सा पुत्र कहा? मानस पुत्र। प्रश्न नंबर 18वां है, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? जब वो सब्जी ली उनने और घर के लिए निकले, जब सब्जी लेने के बाद वो घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? इस कहानी में हम देखते हैं कि द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी, जैसे सुदामा जी द्वारिका से लौटते हैं और बहुत दुखी होते हैं, है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं दिया भगवान कृष्ण ने। ऐसी ही दशा यशोधर बाबू की थी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19वां, यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? मतलब यशोधर बाबू जो है वो कौन सा जीवन चाहते थे, मतलब वो किस प्रकार के? तो सादगीपूर्ण जीवन चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरा जीवन जो है वो सादगीपूर्ण हो, सादा हो, है ना, और विचार अच्छे हों, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो उन्हें इस मामले में सपोर्ट नहीं करते थे। उनके बच्चों का और उनका मत नहीं मिलता था, क्योंकि वो पुराने ख्यालों के थे और बच्चे जो हैं वो आधुनिक ख्यालों के हैं। तो इस हिसाब से उनका मत उनसे नहीं मिलता था। इसके बाद अगला प्रश्न है 20वां। ये 20वां प्रश्न जो है ये हमने पहले दे चुके थे, इसलिए मैंने यहाँ काट दिया। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं पुरानी परंपराओं से, अभी आ गया ही है। अब इसको 20वां मान लेते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है? जब भी कोई विवाद की स्थिति बनती है तो यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो अपने बच्चों का ही साथ देती है ना? किसका साथ देती है? बच्चों का या अपने बच्चों का साथ देती है। यशोधर बाबू का साथ वो नहीं देती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21वां, सिल्वर वेडिंग पर भूषण, भूषण जो उनका सबसे बड़ा लड़का था, ध्यान रखेंगे अपन लोग, उनके सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? ऐसा क्या उपहार दिया उनके पिता? ऊनी ड्रेसिंग गाउन। क्या दिया? ऊनी ड्रेसिंग गाउन जो है उसने अपने पिता को उपहार में दी। आगे देखते हैं 22वां, ऑफिस से घर लौटते समय यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? जब ऑफिस का समय पूरा हो जाता था, उनका ऑफिस शाम को जब बंद होता था, तो ऑफिस से घर लौटते समय यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? तो वो कहाँ जाते थे? बिड़ला मंदिर जाते थे। ठीक है, वो सीधे घर नहीं जाते थे, बिड़ला मंदिर जाते थे। वहाँ क्या करते थे? वहाँ प्रवचन सुनते थे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ये कहानी को मैंने पूरा जो निचोड़ है, पूरा सार है आपके सामने रखा, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 23 है ना? 23 नंबर का प्रश्न है, ये 24 है और ये 25 है। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सन 1935 में हुआ। कब हुआ? सन 1935 में। और कहाँ हुआ? तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनका जन्म सन 1935 में हुआ। और कहाँ हुआ? इनका जन्म कुमाऊं में हुआ। अभी पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि इनका जन्म जो है कुमाऊं में हुआ। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। जो भी विषय वस्तु है इसको बहुत ध्यान से समझना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24, यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ था? यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ था? ये भी कभी तारीख पूछ ले तो 6 फरवरी 1947 को। कब हुआ था? 6 फरवरी 1947 में, भारत की आजादी से पहले ही उनका विवाह हो चुका था। मतलब 6 फरवरी 1947 को उनका विवाह हुआ था, उनकी शादी हुई थी। ध्यान रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये। 6 फरवरी 1947 को उनका जो है उनका विवाह हुआ। प्रश्न नंबर 25वां है, किशनदा का पूरा नाम क्या है? तो किशनदा का पूरा नाम जो है वो कृष्णानंद पांडे है। ठीक है, मुझे एक, ये वैसे तो महत्वपूर्ण 25 ही प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न और थोड़ा सा लग रहा है आपके ज्ञान के लिए, कक्षा 12वीं के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक दूरदर्शन पर जो नाटक आता था 1984 में, जो दूरदर्शन पर नाटक आया, तो भारतीय दूरदर्शन का जो देखना है पर भारतीय दूरदर्शन
दर्शन, है ना, के प्रथम नाटक था, प्रथम धारावाहिक था ये, धारावाहिक, है ना, धारावाहिक जो था वो था हम लोग, हम लोग, है ना। इसकी पटकथा भी इन्होंने लिखी है। तो हम लोग की पटकथा भी इन्होंने लिखी, कभी पूछ ले पटकथा भी, है ना, है ना, पटकथा भी इन्होंने लेखन शुरू किया और पटकथा भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि पटकथा यहाँ लिखते हैं का भी लेखन किया, लेखन किया। ठीक है, ये एक सामान्य प्रश्न है जानकारी के लिए, पहले बहुत पुराने समय की बात है ये। और ये हम लोग जो था ये 1984 में धारावाहिक प्रारंभ हुआ था दिल्ली दूरदर्शन पर, डीडी नेशनल जिसे बोलते हैं। और इन्होंने हम लोग जो नाटक था उसकी पटकथा भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, और यही इसी तरह से हम लोगों ने पूरे प्रश्न तैयार किए और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। और इसी तरह की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बाकी के प्रश्न उत्तर की वीडियो देखने के लिए, व्याख्या की वीडियो देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहें, है ना? और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहता हूँ कि इसको आप अच्छे से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाएँ। आप सभी मित्रों, भाइयों का बहुत-बहुत धन्यवाद।